के गुरुकुल में छात्र से मारपीट, टीचर ने छात्र को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। बाल कल्याण समिति ने किया संज्ञान, कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश। समिति अध्यक्ष मनोज सोनी का बयान, मामला गंभीर प्रकृति का है। गोठ मांगलों क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। यह खबर आपको सोचने को मजबूर कर सकती है। खबर है नागौर जिले के गोठ स्थित एक गुरुकुल की। गुरुकुल में बच्चों को उसके परिजन संस्कार सीखने भेजते हैं, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, इसकी कल्पना तो शायद ही किसी माँ बाप ने की होगी। गुरुकुल में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे के साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई। ये गोठ मांगलोद की श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल से जुड़ा मामला है। दरअसल तस्वीर ऐसी है जिसे हम सीधे तौर पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन गुरुकुल में बच्चों के साथ इस दरिंदगी की खबर का संदेश तो साफ है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कहीं भी भेजने से पहले अच्छी तरह से सोच लीजिए। बालक से हुई संगीन मारपीट के मामले को नागौर की बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मारपीट के मामले में विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बच्चा नहीं है, इनको ठोके मेरे को गुरुकुल के अंदर बहुत बुरा मारा गया है विशाल गुरु जी ने। मैं तो ये बोलती हूँ भाई इसको इतना मारा तो उस भक्त को बाहर निकालो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र के साथ। महेंद्र, सिरे से समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला और क्यों इस बेदर्दी से इस बच्चे को पीटा गया? जाइल तहसील के गोठ मांगलोद गांव में श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल नाम से स्कूल है और इस स्कूल में इस बालक के साथ ये बर्बर मारपीट की घटना हुई है। स्कूल के विशाल शर्मा नामक शिक्षक पर यह आरोप है और इस पूरे मामले में बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बच्चे और उसके परिजनों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी कि किस तरह से इस गुरुकुल में उनके साथ संगीन मारपीट की गई। पूरे मामले में नया अपडेट ये भी है कि परिजन जाइल थाने जाएंगे, जहां जाकर वो इस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। ये संगीन मारपीट की घटना है बालक के साथ और नागौर की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने इस पर संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो दूसरी ओर एक अपडेट ये भी है कि जो श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल गोठ मांगलोद है, उसके निदेशक सुभाष मिश्र का एक पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो स्कूल के आचार्य है उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। उनका जो बच्चे के साथ व्यवहार था वो अनुचित उन्होंने उस पत्र में बताया है। हालांकि बड़ी बात यह कि शिक्षक को हटा दिया, लेकिन बात यह है इस पूरे प्रकरण में कि बच्चे के साथ जो जिस तरह की मारपीट की गई वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार है बच्चे के साथ और इसे गंभीरता से लिया गया है। परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस भी अब आगे की कार्रवाई करेगी और बाल कल्याण समिति भी इस मामले में तुरंत हरकत में आ गई है। जी महेंद्र, चूंकि तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली है कि इन तस्वीरों को दिखाया नहीं जा सकता बच्चे के साथ किस तरीके से दरिंदगी की गई है, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कानूनी कार्रवाई है और जिस शिक्षक ने पीटा है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है और इस वक्त वो कहाँ है? देखिए, शिक्षक की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल गोठ मांगलोद का स्कूल है, उनके निदेशक की प्रतिक्रिया का एक पत्र सोशल मीडिया पर डाला गया है। बच्चे का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद उन्होंने भी काउंटर के रूप में ये पत्र डाला है, जिसमें ये बताया कि जो आचार्य है विशाल शर्मा, उनको हटा दिया गया है, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अभी जो बच्चे के परिजन है वो जाइल थाने जाएंगे और इस पूरे मामले में इस शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। बाल कल्याण समिति ने भी शिक्षा विभाग को आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो पुलिस से जुड़ी जो कार्रवाई है उसे लेकर भी निर्देश दिए है। अगर जरूरत पड़ी तो बाल कल्याण समिति इस बच्चे की काउंसलिंग भी करेगी और स्कूल स्तर पर क्या कार्रवाई इस स्कूल और शिक्षक के खिलाफ की जा सकती है वो विधि की प्रक्रिया के अनुसार आगे की जाएगी। जी महेंद्र, इस बच्चे के माता पिता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बच्चे के साथ जो उनके परिजन है उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस घटना को लेकर उन्होंने कड़ा एतराज जताया और ये मांग की थी कि इस तरह के शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे के साथ जो व्यवहार है वो बेहद बर्बर तरीके से किया गया। उनकी मांग ये और अब वो आगे की प्रक्रिया अपना रहे हैं जिसमें मुकदमे की प्रक्रिया है।
निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। और इसमें बड़ा अपडेट अब ये मिला आसिफ कि आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तुरंत का ये ताजा अपडेट है आसिफ कि इस पूरे प्रकरण में जो आचार्य है विशाल शर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और निश्चित तौर पर इसमें मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होते ही ये गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज होते ही एक्शन ले लिया और बाल कल्याण समिति ने जो तत्परता दिखाई, इस पर ये आगामी कार्रवाई हो चुकी है। अभी जब अपन बात कर रहे हैं तो इसी टाइम ये बाल कल्याण समिति की तरफ से ये अपडेट सामने आया कि जो आचार्य है विशाल शर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल गुरुकुल में इस एक छोटे बच्चे के साथ इस दरिंदगी के साथ मारपीट की गई है कि तस्वीरें विचलित करने वाली है। फिलहाल विधिक कार्रवाई आगे होगी उस शिक्षक के खिलाफ जिसने इस बच्चे के साथ ये दरिंदगी की है। बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है और कानूनी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। और जोधपुर में युवक से मारपीट, युवक पर तलवारों से हमला किया गया। 6 लोगों ने किया हमला। मारपीट के बाद बदमाश फरार हो गए। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपालगढ़ के बोरुंदा कस्बे की यह घटना है। जोधपुर में युवक के साथ मारपीट। छह लोगों ने इस युवक के ऊपर हमला किया और मारपीट के बाद बदमाश फरार हो गए। ये वो तस्वीर जहां पर इस युवक के साथ तस्वीरें, 6 लोगों ने पीटा। यहां पर हथियार भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जोधपुर में एक युवक के साथ मारपीट हुई, तलवारों से यह हमला किया गया है। 6 लोग हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस बात को लेकर यह लड़ाई हुई थी और फिलहाल वो 6 लोग कहां हैं। जोधपुर की ये घटना है और आसपास के इलाके में भी सनसनी है। भीड़ भी यहां पर इकट्ठी हो गई। तलवारों की जो म्यान है, तलवार का जो कवर है, वो भी यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। सड़क पर बिखरा हुआ खून भी साफ तौर पर नजर आ सकता है। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि 6 लोगों ने मिलकर ये हमला किया था। फिलहाल 6 लोग कहां हैं इसकी तलाश पुलिस कर रही है। रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रंजन, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी इस झगड़े को लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि ये बोरुंदा थाना क्षेत्र से जुड़ा मामला है जिसमें एक युवक के साथ में मारपीट करने की बात सामने आई है और तलवार से इस पर वार करने की बात सामने आई है। तकरीबन ये आधा दर्जन से अधिक युवक बताए जा रहे हैं जो कि इस युवक पे हमला किया और ताबड़तोड़ हमला करने के बाद ये युवक जो है हरियाणा की ओर भागते हुए नजर आए हैं। स्थानीय क्योंकि दिन की घटना है, कुछ समय पहले की ये घटना घटित हुई है, इसको लेकर के ग्रामीणों में भी रोष है। ताजा स्थिति जो जानकारी मेरे पास आई है उसके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण इस घटना को लेकर के अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और जो बाजार है वहां सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जहां तक युवक की बात की जाए तो युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है इस घटना के बाद में और उसे उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया है, जहां मथुरा दास माथुर अस्पताल में उसको लाया जाएगा और उसके बाद में उसका इलाज जारी किया जाएगा। जहां तक युवक की शिनाख्त की बात की जाए तो युवक की जो पहचान है वह गोटन निवासी के रूप में हुई है। श्यामलाल जाट युवक का नाम बताया गया है और नागौर के बिठन गांव का ये निवासी बताया गया है। बिठन जो गांव है वहां का ये निवासी बताया गया है। हालांकि झगड़ा, क्या जानकारी इसको लेकर भी मिल पाई कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बीच बाजार, बीच सड़क के ऊपर 6 लोग एक युवक पर हमला कर रहे, आसपास के लोगों ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की वहां पर? जी, निश्चित तौर पर इस तरीके के घटनाक्रम आते हैं
तो अभी तक इस बारे में, क्योंकि युवक अकेला ही था और सिर्फ नाम पता चल पाया है, गांव का पता चल पाया है, किन लोगों ने हमला किया है, ये युवक के स्थिति के बाद में पता चल पाएगा। लेकिन जो मौका प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार था कि आधा दर्जन 6 से 7 लोग वहां एक साथ पहुंचते हैं और युवक पर घात लगाकर हमला करते हैं और उसके बाद में वे युवक फरार हो जाते हैं। पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है, पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की है और जो प्रारंभिक पड़ताल थी उसके तहत जो भागे हुए जो युवक हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रारंभिक तौर पर उपचार की बात है, उपचार के बाद में जिस तरीके से हमला हुआ है, ये हमलावर हैं, इनको पकड़ने के लिए बात है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ऐसे घटनाक्रम जब सामने आते हैं तो पुरानी रंजिश या कोई लेन बात जरूर रही होगी जिसको लेकर के पुलिस अपना पड़ताल करेगी। हालांकि इस तौर पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि किस बात को लेकर के यह पूरा विवाद हुआ है, किस बात को लेकर के दिन दहाड़े घात लगाकर हमला किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर कोई पुरानी रंजिश और लेन देन की बात को लेकर के यह बात सामने की जाए। रंजन, इस युवक के परिवार वालों ने किसी का नाम पुलिस को दिया है? जी, जैसा कि घटना जो हुई है वह बोरुंदा क्षेत्र में हुई है और युवक जो है वो नागौर का निवासी बताया जा रहा है। इसको लेकर के अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये श्रीराज होटल के सामने ये पूरी घटना जो है बोरुंदा कस्बे में घटित हुई है, तो वहां लोग इकट्ठे हैं। ये युवक के बारे में प्राथमिक जानकारी के तौर पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहाँ काम कर रहा था या क्या वजह थी, लेन देन के लिए आया या कोई और वजह नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि उसको उपचार के लिए गंभीर जोधपुर रेफर किया गया है। के कोलूखेड़ी गांव में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। गांव की एक विधवा के साथ अवैध संबंध के शक में एक युवक को परिजनों और ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया और उसे यूरिन पिलाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झालावाड़ की एक घटना है जहां 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलूखेड़ी एक गांव है, वहां पर एक विधवा से प्रेम प्रसंग का मामला के शक में एक युवक को रस्सी से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। झालावाड़ के कोलूखेड़ी गांव में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक विधवा से प्रेम संबंधों के शक में एक युवक को पकड़ा गया और उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई की गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी। तरुण हमारे साथ झालावाड़ से जुड़ गए। तरुण, क्या था ये पूरा मामला? कौन थे वो 5 शख्स? क्या कुछ जानकारी पुलिस ने इस घटनाक्रम को लेकर दी है? जी, ये झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर दांगीपुरा इलाके में कोलूखेड़ी गांव है। वहां पर एक युवक के साथ ये बर्बरत वारदात सामने आई है, जिसमें एक गांव की ही महिला से अवैध संबंधों के शक में परिजनों और ग्रामीणों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसमें पहले तो इस युवक के साथ जमकर मारपीट की गई, बाद में उसे अर्धनग्न करके रस्सी से बांध करके पूरे गांव में घुमाया गया। सारे घटनाक्रम में ये भी बात सामने आ रही है कि युवक को मूत्र पिलाने की भी बात सामने आ रही है। पूरा घटनाक्रम गांव में चलता रहा सरेआम, लेकिन कहीं किसी ने उस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। बाद में ये सारी घटना सोशल मीडिया पर भी सामने आई। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में वृक्षारोपण कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया है। और ये आज से शुरू करेंगे और आने वाली पीढ़ी इस अभियान को लेकर जाएगी। जब हमारे संस्कार, संस्कृति, हमारे विचार, हमारे कार्य में घर में चर्चा होगी, परिवार का व्यक्ति कहेगा मुझे पेड़ लगाना है और पेड़ को बचाना है,
जिस तरीके का कोई जमाना था कि हर रोज एक लोटा पीपल के पेड़ पर लोग चढ़ाने जाते थे, एक रोटी गाय को डालते थे। ये हमारे सब संस्कार है जी, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। पर कहीं ना कहीं हम दुनिया के उस पश्चिम के भौतिकवाद की ओर तरफ बढ़ने लगे। एक समय आ गया हमें कि हम दुनिया के उन पश्चिम देशों के भौतिकवाद को अनुसरण करने लगे, हमारी पीढ़ी उस दिशा की ओर बढ़ने लगी। लेकिन क्या हुआ, उस दुनिया के पश्चिम देशों के भौतिकवाद की स्थिति क्या हुई? नौजवान अवसाद में हो गया, तनाव में आ गया, और वह अवसाद और तनाव को समाप्त करने के लिए भारत की धरती पर आया। क्योंकि भारत की धरती आध्यात्मिक और संस्कृति की धरती है। यहां पर हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन सब धर्म एक ही मानते हैं कि मानव का कल्याण हो, सृष्टि का कल्याण हो, सबका भला हो। यह हमारी धर्म की संस्कृति और संस्कारों में है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पेड़ लगाने में किसी धर्म को, किसी संस्कृति को कोई परेशानी होगी। और इसीलिए आज हम सब लोग यहां पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ का एक शुरुआत का संकल्प है, और पेड़ के लिए जहां मैंने फॉरेस्ट विभाग को कहा, मैंने तमाम जितनी देश की अच्छी नर्सरी है मैंने उनसे चर्चा की है, और हम पेड़ भी लगाएंगे। अब की बार फलदार पौधे हर जगह लगाएंगे। हम शहर में लगाएंगे, गांव में लगाएंगे, किसान की पेड़ी पर लगाएंगे, किसान के खेत पर लगाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे शहरों की तरह गांव के अंदर भी जब मैं खेतों को किलोमीटर तक देखता हूं तो मुझे पेड़ नजर नहीं आता। कोई जमाना था जब पेड़ के नीचे किसान 2 टाइम की रोटी खाता था, अब पेड़ नजर नहीं आता। इसलिए मैंने कहा पेड़ लगाओ, फलदार लगाओ। और नुकसान क्या है? आप एक पेड़ लगाओगे, फल आएंगे, लकड़ी आएगी, पत्ते आएंगे, ऑक्सीजन आएगी। मुझे कई बार लगता है कि इस अच्छे काम को करने के लिए भी हमें बार बार क्यों प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं कई बार देखता हूं, मैं जब बेंगलोर गया तो मैंने कहा ये इतने सारे पेड़ यहां पर क्यों हैं? बेंगलोर का टेम्परेचर कभी भी ना कोई ज्यादा होता ना कम होता, क्योंकि वहां के लोगों के संस्कार में ही मकान बनाएंगे तो मकान से सबसे पहले पेड़ लगाएंगे। यहां पर कोई 1 करोड़ का मकान बनाएगा तो ये अपेक्षा करेगा कि साहब नगर निगम यूआईटी मुझे टी गार्ड फ्री में दे दे, उसकी अपेक्षा रहेगी। जब मैं कहता हूं पेड़ लगाओ तो लोग कहते हैं साहब टी गार्ड कौन देगा? भाई 1 करोड़ का पेड़ लगा रहे हो, उसका अगर 10% हिस्सा नहीं 1% हिस्सा भी करोगे तो 1 लाख होता है। 1 लाख वर्षारोपण में अगर लगा दोगे तो आपको लगेगा कितना सुंदर। अरे कंक्रीट के शहर बनाने से आने वाली पीढ़ियों को हम नहीं सुरक्षित रख सकते। अगर आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है तो कंक्रीट की जगह यह हरा भरा। बीकानेर में दर्दनाक हादसा, ऊंट गाड़ी का टायर फटने से किशोर की मौत हो गई। हवा भर रहा था, 16 साल का किशोर चपेट में आ गया, टायर फटने से किशोर की मौत हुई। लूण करंसर में मलकीसर के पास ये घटना हुई। ऊंट गाड़ी का। और अब बात दौसा की, जहां ओडिशा का रहने वाला एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ और शिकार बनाने वाली हसीना दिल्ली की है। दरअसल पीड़ित रविंद्र कुमार दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इंजीनियर है और आरोप है कि दिल्ली की रहने वाली सुजाता पर हनी ट्रैप में फंसाने का और 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने का। अब जरा समझिए कि आखिर रविंद्र हनी ट्रैप के जाल में फंसा कैसे। दरअसल रविंद्र की साल 2017 में नेहा नाम की लड़की से शादी हुई थी, लेकिन साल 2021 में प्रसव पीड़ा के बाद उसकी मौत हो गई। वर्तमान में रविंद्र का करीब 1.5 साल का बच्चा और बच्चे के लालन पालन के लिए इंजीनियर रविंद्र कुमार ने शादी का दोबारा सोचा। फिर शादी.com के जरिए दिल्ली की रहने वाली विधवा सुजाता से उसकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों मिले, सहमति से संबंध भी बने। इस दौरान सुजाता ने अलग अलग कारण बताकर रविंद्र से अपने खाते में कुल 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए।
काफी दिन गुजर जाने के बाद भी जब सुजाता शादी नहीं कर रही थी तब रविंद्र ने शादी का दबाव बनाया, लेकिन सुजाता ने शादी की बजाय रविंद्र को धमकाने लगी और रेप के झूठे केस में फंसाकर 50 लाख रुपए वसूलने की बात कही। हनी ट्रैप का शिकार हुए इंजीनियर रविंद्र ने बार बार पैसों की डिमांड से परेशान होकर कोतवाली थाने में आरोपी सुजाता के खिलाफ हनी ट्रैप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद दौसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद इसने शादी.com पे अपना ऐड दिया था। उसी ऐड के संदर्भ में ये महिला जो दिल्ली की रहने वाली थी ये इसके संपर्क में आई है। धीरे धीरे इनका संपर्क बढ़ा तो ये इधर उधर दोनों साथ साथ एक दूसरे को समझने के लिए घूमने के लिए गए। धीरे धीरे इस महिला ने इससे पैसे ऐंठना शुरू किया। इससे लगभग 10-12 लाख रुपए ये महिला ले चुकी है। उसके बाद इसने शादी के लिए इनकार कर दिया। इस व्यक्ति ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो महिला ने कहा कि मैं बलात्कार का मुकदमा लगा दूंगी और तुम्हें 10 लाख नहीं 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इनका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी इनमें अनुसंधान चल रहा है। हाईवे अथॉरिटी का एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। एक महिला ने शादी का झांसा देकर उससे 10 लाख रुपए ऐंठ लिए और उसके बाद में 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। अब जो पीड़ित इंजीनियर है उसने कोतवाली थाने में हनी ट्रैप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। दौसा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो ओडिशा का रहने वाला है और जिस महिला ने और श्रीगंगानगर में बड़ा हादसा, डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाया है। दर्दनाक हादसा गंगानगर से रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 5 यूडीएन गांव की ये घटना, जहां पर एक साथ 5 बच्चों की मौत हो गई डिग्गी में डूबने से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे गंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, बेहद दर्दनाक खबर है, 5 बच्चे एक साथ डूबकर इनकी मौत हो गई। क्या पूरी जानकारी इस घटना के बारे में अशोक? बड़ी खबर है कि श्री गंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां गांव 5 यूडीएन के अंदर ये बच्चे खेत में बनी डिग्गी में नहा रहे थे और नहाने के दौरान ही ये बच्चे एक एक करके उस डिग्गी के अंदर समा गए। काफी देर बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे और परिजनों को थोड़ी आशंका हुई कि बच्चे है कहां पर, तो उन्होंने इधर उधर बच्चों को ढूंढा और फाइनली जब उन्हें शक हुआ कि कहीं बच्चे डिग्गी में तो ना डूब गए, क्योंकि बाहर उनके कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए थे, और फाइनली बच्चों की डेड बॉडी डिग्गी के अंदर ही मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से डिग्गी को खाली करवाया, अभी भी खाली करवाया जा रहा है, जहां 5 बच्चों के शव मिले हैं। इन 5 बच्चों में 2 बच्चियां हैं और 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 10 से 12 साल की है। फिलहाल 5 की डेड बॉडीज को लेकर रामसिंहपुर के जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। लेकिन इस दर्द भरी और दुखद हादसे के बाद पूरे गांव में, बल्कि पूरे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में बड़ा ही गमगीन माहौल है। और अभी भी ग्रामीणों के द्वारा जो पानी की डिग्गी है उसको पूरी तरह से खिलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको शंका है कहीं और कोई बच्चा हो तो इसके अंदर नहीं काल का ग्रास बन गया हो। जी आसिफ जी। अशोक, 5 बच्चे एक साथ डूबे हैं, विडंबना है। क्या उस समय आसपास में कोई वहां पर लोग मौजूद नहीं थे? क्या बच्चों ने चीख पुकार वहां पर नहीं मचाई, या फिर जो है वो किसी को जानकारी ही नहीं मिल पाई इसकी? दरअसल ये जो मामला सामने आ रहा है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये खेत में बनी हुई डिग्गी थी और क्योंकि कल काफी बरसात हुई तो खेत में की डिग्गी के अंदर पानी का जो स्तर था वो काफी हद तक बढ़ गया था। उसके बाद आज जो बच्चे थे ये खेलते खेलते वो पानी की डिग्गी के पास पहुंच गए, जो घर से काफी दूरी पर हैं। तो संभव था कि घर के जो परिजन थे या बड़े लोग थे वो वहाँ आसपास मौजूद नहीं थे, और बच्चे जैसे ही इसमें नहाने उतरे तो धीरे धीरे ये डूबते चले गए। हालांकि बच्चों ने बचने का और शायद चिल्लाने का भी जरूर प्रयास किया होगा, लेकिन चूंकि आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई परिवार के लोग या घर आसपास मौजूद नहीं थे कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच पाती और परिजन इस हादसे को होने से पहले ही वहां मदद के लिए पहुंच पाते। लेकिन अंत में ये 5 बच्चे जब घर नहीं पहुंचे और परिजनों को आशंका हुई तो बच्चों की तलाश शुरू की गई, तब जाके इस पूरे हादसे का पता चला।
और बच्चों के जो बाहर कपड़े और चप्पलें रखी हुई थी उसके आधार पर जब इस डिग्गी से पानी खिलाया गया तो बच्चों की डेड बॉडी मिली इस डिग्गी के अंदर। जी, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या इस बात का भी संदेह अशोक कि 5 से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, चूंकि आपने बताया पूरी डिग्गी को खाली करवाया जा रहा है? आशंका है कि कहीं ऐसा ना ही कि आसपास के या पड़ोस के कोई और बच्चे भी इस हादसे में कहीं काल के शिकार हो गए हों, तो ग्रामीणों के द्वारा इस डिग्गी को पूरी तरह से खिलाया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि बड़ा दुखद और दर्दनाक हादसा है, तो रामसिंहपुर के जो जिला चिकित्सालय है वहां पर भी काफी सारे लोगों की भीड़ उठ गई है। वहां के जो स्थानीय प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की तह में जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, इनकी उम्र का पता चल पाया अशोक? कितने साल के ये बच्चे थे? देखिए, अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है इसमें संभावना जताई जा रही है कि बच्चे ज्यादा उम्र के नहीं थे, मुश्किल 10 से 12 साल के ही ये बच्चे हैं और एक चूंकि गांवों की ढानियों के अंदर रहने वाले परिवारों के ही बच्चे हैं जो एक साथ खेलते खेलते, चूंकि आज रविवार का दिन भी था तो संभवतः यही कारण रहा कि स्कूलों की छुट्टी थी और ये बच्चे आज डिग्गी पे नहाने की तरफ चले गए और वहां इस हादसे का शिकार हो गए। उम्र लगभग 10 से 12 साल की बताई जा रही है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी कुछ ही देर में अपडेट होगी। लेकिन इस हादसे के बाद निश्चित तौर पर आसिफ जी, न केवल गांव में, रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 5 यूडीएन में, बल्कि आसपास के क्षेत्र में, समूचे रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में काफी गमगीन माहौल है, क्योंकि एक साथ 5 बच्चों का काल का शिकार हो जाना, वो भी महज पानी की डिग्गी में डूबने से, इसके बाद ग्रामीणों में, परिजनों में और आसपास के लोगों में काफी शोक है और काफी गमजदा है पूरा मामला। अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा में पहाड़ी पर मिला युवक का शव। खान भाकरी की पहाड़ी में युवक का शव मिला। संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। मृतक युवक की पहचान करतार सिंह गुर्जर के रूप में हुई है। देर रात एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाए, हत्या की आशंका जताई जा रही है। दौसा की खान भाकरी ये जगह है जहां पर एक युवक का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इस युवक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने एफएसएल की टीम रात को लेकर पहुंची। एफएसएल की टीम ने तमाम तरह के सबूत जुटाए। अब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हत्या हुई थी या कोई और वजह रही है। शनिवार की रात दौसा के खान भाकरी की बंद खदान मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके बाद सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शनिवार की रात को करौली जिले के गढ़मोरा क्षेत्र का रहने वाला करतार सिंह गुर्जर का शव पहाड़ी की बंद खान में मिला। इसके बाद रात को ही पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को बुलाया गया। साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद पुलिस ने आज सुबह शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम भी करवाया। परिजनों का कहना है कि करतार सिंह गुर्जर प्रत्येक शनिवार को भाकरी की पहाड़ी पर स्थित बालाजी के मंदिर में आता है, लेकिन इस शनिवार को उसके साथ साजिश हुई और किसी ने धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर एनएचआई के लापरवाही का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ा। हाईवे पर बने गड्ढे और क्षतिग्रस्त पुलिया की दीवार की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ताजा मामला मनोहरपुर थाना इलाके का है, जहां के माधोवेणी नदी पुलिया पर सेफ्टी दीवार नहीं होने की वजह से एक कार नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि जयपुर निवासी दिनेश कुमार सोनी अपने साथी के साथ कार से जयपुर की ओर जा रहे थे। मनोहर थाना इलाके के हाईवे स्थित माधोवेणी पुलिया पर बने गड्ढे से कार अनियंत्रित होकर और सेफ्टी दीवार नहीं होने से कार पुलिया से नीचे जा गिरी। और जयपुर में शोलों की विनाश लीला। इंदिरा गांधी पंचायती भवन में लगी आग। भवन की तीसरी मंजिल पर ही आग लगी है। आग में रिकॉर्ड जलने की खबर है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। जयपुर के पंचायती राज संस्थान भवन में आज सुबह आग लग गई है। आग
पंचायती राज संस्थान के महानिदेशक रविशंकर श्रीवास्तव जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, उनके चैम्बर में लगी। आप देख सकते हैं यहाँ के दृश्य। इस वक्त पूरा जो भवन है, ये जो आग की चपेट में आने से पूरा राख हो चुका है। यहाँ पर सारा सामान जो है वो जलकर राख हो चुका है। वहाँ आपको दिखा रहे हैं वो विजुअल इन ऑफिस के, जो कि डायरेक्टर आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ऑफिस जलकर नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। और यहीं पर रखे हुए पूरा फर्नीचर, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, बताया जाना कि जो भी कुछ आवश्यक सामग्री दस्तावेज थे वे भी यहाँ पे जलकर जले हैं। और उसके अलावा फिलहाल चूंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन है, छुट्टी है, ऐसे में कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जब इस ऑफिस में आग लगने लगी, उसके बाद जो धुआं खिड़कियों के जरिए बाहर पहुंचा, तब बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद यहां पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पूरा कमरा था आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव का, वो जलकर राख हो चुका। उसी के बगल में दूसरा कमरा एक और है, जहां आप देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग वगैरह फर्नीचर सभी जो है जलकर राख हो चुके हैं। और हमारी जो अभी तक की बातचीत हुई है उसमें लोगों ने बताया कि यहाँ पर बैठने का काम जो लोग ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर बैठते थे, उसके बाद ही यहाँ से आगे का काम शुरू होता था। तो फिलहाल हम दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पर आगजनी की किस तरह से पूरा 2 जो ऑफिस हैं वो जलकर राख और खाक हो चुके हैं। तो हम आपको दिखाएंगे, इसके अलावा जो बाहर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे कि जब दमकल कर्मी यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो उनको खिड़कियां तोड़ करके, यानी खिड़कियों के शीशे फोड़ने पड़े, उसके बाद ही आग को बुझाने के लिए, क्योंकि तीसरी मंजिल पर यह आग है। अब आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये जो कांच है, शीशे हैं, इनको तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद ही दमकल कर्मी ऊपर तक पहुंचे और उसके बाद में शीशे फोड़े गए यहाँ पर। उसके बाद तीसरी मंजिल पर पाइप लाए गए, आग को बुझाने का काम शुरू हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, चूंकि फायर इक्विपमेंट्स लगे हुए भी हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सका। तो फिलहाल अब तक की जानकारी में ये साफ नहीं हो सका है कि आग लगने की वजह क्या है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और बीकानेर में चलती कार में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नीलगाय के टकराने से हादसा हुआ, ग्रामीण और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 573 के पास यह हादसा हुआ है। हनुमानगढ़ में पूर्व थानाधिकारी के खिलाफ वारंट, धीरेन्द्र शेखावत के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। कोर्ट ने जारी किया आदेश, हत्या से जुड़े मामले में वारंट जारी हुए। पिछले 12 पेशियों पर नहीं पेश हुआ, एडीजी ने डीजीपी को भेजा वारंट। 18 अगस्त को हत्या मामले में अगली सुनवाई होगी। तो हनुमानगढ़ में एक पूर्व थानाधिकारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 पेशियों पर इस थानाधिकारी को बुलाया गया था लेकिन ये थानाधिकारी नहीं पहुंचा। अब वारंट जारी किया गया है। पूर्व थानाधिकारी है, हनुमानगढ़ से जुड़ा यह मामला है। इसके खिलाफ पुलिस ने वारंट जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजू रामगढ़िया के साथ। राजू, कौन है ये पूर्व थानाधिकारी और क्या मामला था जिसके चलते 12 बार पेशी पर नहीं गया? जी, ये धीरेन्द्र सिंह शेखावत है जो पीलीबंगा के पहले पूर्व थानाधिकारी हैं और फिलहाल जो है ये आयुक्त, जयपुर आयुक्तालय में है इस समय। और जब ये पीलीबंगा थानाधिकारी थे उस समय एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था एक व्यक्ति के खिलाफ। तो इस मामले में जो हनुमानगढ़ एडीजे 2 द्वितीय, जो एडीजे द्वितीय है, उस कोर्ट में ये मामला चल रहा है। और जो ये लगातार 12 पेशियां हो रही हैं उसमें ये आ नहीं रहे। जो दिसंबर 2021 के लगातार जो अब तक 12 पेशियां हुई हैं उसमें ये पेश नहीं हुए। इसको लेके एडीजे द्वितीय ने एक पत्र और एक वारंट दोनों ही जारी किए हैं। वारंट जारी किया है, इसमें उन्होंने इनके गिरफ्तारी का वारंट जारी किया डीजीपी राजस्थान को, और साथ ही एक पत्र भी डीजीपी राजस्थान को लिखा है और जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि
इनको गिरफ्तार करके अगर पेश नहीं किया जाता और अगर ये अगली तारीख पर पेश नहीं होते तो डीजीपी राजस्थान खुद स्वयं यहाँ पेश हो एडीजी द्वितीय की कोर्ट में और स्पष्टीकरण दें कि क्या कारण है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो मुलजिम है वो लगातार जेल के अंदर और इनकी एक पेश ही बकाया है, सिर्फ इसी आधार पर वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा, फैसला नहीं हो पा रहा। कोर्ट का ये कहना है कि वो व्यक्ति अंदर बैठा है, अगर ये व्यक्ति लगातार 12 पेशियों पे नहीं आया सीआई, अगर आता तो कहीं ना कहीं फैसला होता और कहीं ना कहीं बरी होता या सजा होती, एक तरफा मामला होता जो अटका हुआ है। राजू, बहुत महत्वपूर्ण बात कोर्ट की ये आप देखिए कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और धीरेन्द्र शेखावत जो है पेश होता है या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीधा रुख करते हैं जयपुर में सम्मान समारोह। इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ पर 3 औरतें बैठाने की नौबत आ गई है। इसको मानिए कि आप लोग जो है वंश लेखक समाज जिंदाबाद, वंश लेखक समाज जिंदाबाद, गहलोत साहब जिंदाबाद। आप लोग जो है राम जी राव पे विश्वास करते हैं, तब विश्वास कर रहे हैं और उनके बुलावे पे आप लोग सब रहे हैं। रात को 1 बजे मुझे इतना मिल रही थी कि वहाँ कोई आएगा ही नहीं, मेरा प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया था। फिर मैंने कहा कि नहीं, उग्रा जी को मैंने फोन किया कि चाहे वहाँ 50 लोग भी आए तब भी मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा कि अगर वो आना चाहें तो, अगर वहाँ पे नहीं तो फिर मेरे मुख्यमंत्री निवास पे बुलाऊं, यही चाय पिलाऊंगा, वहीं बातचीत करूंगा। सुबह में फुकरा जी का सम्मेलन मिला, मैसेज मिला कि आप यहाँ पर आए, अच्छा प्रोग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि वंशावली जो आप लिखते आए हैं पीढ़ियों से उसी झलक मैंने बाहर देखी है अभी, जब आपके सब लोग बैठे हुए हैं वंशावली की पोथी लेकर के किस प्रकार से आप लोग बरसों से, किसी को याद भी नहीं होगा, बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। इसका एक अलग महत्व है। मेरे ख्याल से हमारे देश में ये काम बड़े रूप में हो रहा होगा, दुनिया में हो रहा होगा कहीं कहीं पर यहाँ जिस रूप में इस काम को आप लोगों ने निभाया है, साधनों के अभाव के बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधन हो और काम हो तो अलग बात है, पर साधनों के अभाव के अंदर आप लोग 2 साल 3 साल में जाते हैं परिवार के पास में, गांव में लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे आप लोग गांव वालों के बीच बैठ करके अपडेट करते हैं 3 साल में किसके कहाँ बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखा, क्या नहीं रखा। ये काम और कोई नहीं कर सकता है। अभी मैंने वो जो आपके बही खाते गए या क्या कहे उनको जो बने हुए हैं, उनमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो आप भी पढ़ सकते हो, हम नहीं इसका मतलब हुआ आपकी मोनोपोली हो गई उसके ऊपर। अगर किसी को दिखाना है अपना बाप दादाओं का, परदादाओं का, लड़दादाओं का, तो और कोई नहीं पढ़ सकता, आप ही पढ़ सकते। तो आपकी मोनोपोली हो गई है। किसी को दिखाना है तो आपकी गरज रखनी पड़ेगी, उसका कोई चारा दूसरा है ही नहीं किसी इस प्रकार का जो ये आपने परंपराएं आपके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने जो प्रारंभ की है, हमारा भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपराएं बहुत महान है। इसलिए आज दुनिया की दृष्टि के अंदर हमारे देश का मान सम्मान अलग तरीके का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सभ्यताएं बहुत महान रही हैं और उसमें आपकी भी भागीदारी है, बनाने में, संजोने में और उसको काम करने में। वंश जो लेखक हैं
और मैं देख रहा था कि इसके अंदर कई तरह की विधा होती है। कथा आपकी वंशावली की ये कथा भी है, पुराणों की कथा, पुराणों की कथा जो अभी लोक कथा, वंशावली लेखन, वंशावली वाचन और नई बहियों का निर्माण करना। राम सिंह जी ने जो अपनी अभी पहली बार इनको सुना, मैंने इनको पहली बार सुना। सेवा दल के कार्यकर्ता थे और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको मौका दे दिया एकेडमी के चेयरमैन बनाने का। राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, राज्य मंत्री का दर्जा। अब एमएलए एमपी की बात इन्होंने करी है, वो पता नहीं कब बनेंगे, पर मैंने तो इनको राज्य मंत्री बना दिया। अब जो मैं कहना चाहूंगा आपको कि एमएलए कैसे बनते हैं वो बताना चाहूंगा। एमएलए कैसे बनते हैं, एमपी कैसे बनते हैं और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, वो तजवीज मेरे पास में है। वो तो ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं भी आपकी तरह जो कॉमन कास्ट होती है उस जाति चाहता हूं मैं, जिसको कहते हैं माली, कहते हैं माली, सैनी कहते हैं, गुस्सा कहते हैं, ठीक है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है। अब आप बताइए कि माली कम्युनिटी का विधानसभा के अंदर हम लोग 126 लोग हैं, मान लो सब मिला करके, उसमें माली कम्युनिटी का सिर्फ एक ही एमएलए है विधानसभा में, और वो एक मैं खुद ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। आप सोच सकते हो कि हमेशा जब ज्यादा एमएलए होते हैं 30-40 एक जाति के, तो नंबर आता है उसका बनने में, मुख्यमंत्री बनते हैं। पर आप सबके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मौका मिला है मुख्यमंत्री। केंद्र में मंत्री रहा, वहां पर भी 3 बार मंत्री, वहां भी मैं रहा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहा 3 बार। एआईसीसी के महामंत्री बना मैं 3 बार।